हेलो स्टूडेंट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सीक्वेंस में हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाया हुआ था। अब हम लोग थोड़े से कुछ और हल्के क्वेश्चंस हम लोग लेके चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोगों के पास 10 क्वेश्चंस हैं। उस 10 क्वेश्चंस को हम लोग सिंपल तरीके से एनालिसिस करेंगे कि कैसे फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। लैंग्वेज जो होता है, जो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होता है फिजिक्स में, वही लैंग्वेज यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में। कोई नया लैंग्वेज यहाँ पे नहीं आता, कोई नई वर्ड्स नहीं आती है। तो सब कुछ थ्योरी से ही रिलेटेड है क्वेश्चंस। एक चीज़ बस आप करिएगा कि जो कैलकुलेशन होगा, नंबर्स का जो कैलकुलेशन होगा, जहाँ पे आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना, वो नंबर्स के कैलकुलेशन आप करेंगे। लेकिन वो कैलकुलेशन आप एंड तक छोड़ेंगे, वो कैलकुलेशन हम आप सभी स्टूडेंट के ऊपर छोड़ रहा हूँ। ओके, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 vessels of equal capacity have gases at same temperature and pressure. The first vessel contains neon, the second contains chlorine and third contains xenon. Okay, do the vessels contain इक्वल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स? पहला सवाल ये आया, आस्किंग अबाउट द नंबर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सेकेंड क्वेश्चन क्या है उसी में, इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल द सेम इन 3 केसेस? यानी यहाँ पे हमने जो 12 हम लोगों ने नोट किया था समरी में, वो 12 पॉइंट ही यहाँ से हर सवाल में वही पॉइंट ही आना है। और जो पॉइंट आता जाएगा इसको हम फिर से ब्रीफ करते चले जाएंगे, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट रिफ्रेश भी होता रहे। उस 12 जो समरी हम लोगों ने 12 बनाई थी, उस समरी के क्या कह रहा है, 3 वॉल्यूम कह रहा है। मान लिया हमने ये 3 वॉल्यूम, ये 3 कह रहा है, लेकिन उनका शर्त लगा दिया। इनकी कैपेसिटी क्या है बेटा, इक्वल है। कैपेसिटी यहाँ पे किससे नापी जा रही है बेटा, नंबर्स ऑफ मोल से नापी जा रही है। ओके बेटा, जिसमें जितना अधिक नंबर्स ऑफ मोल्स होगा उसमें उतने ही अधिक जो है मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस हमें क्या मिल रहा है, ये हमें देखना है। ओके बेटा, क्योंकि हमको पता है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ये क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स। 1 नंबर्स ऑफ मोल्स हैज़ हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स? तो 1 मोल हैज़ अवोगाद्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, ये तो क्लियर है। अगर n मोल है तो कितना रहेगा, n इंटू अवोगाद्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो आगे तो हम मोल्स निकाल लें कि मोल कितना है। आइए हम लोग शुरू करते हैं बेटा। यहाँ पे क्या करा, द वेसल्स ऑफ, एक क्वेश्चन तो हमें पता चल गया, 2 जगह मुझे जाना। हमने क्या बोला था फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में, आगे एक बार पढ़ लिया करिए। उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन मुझसे मांग क्या रहा। तो क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है, पहला क्वेश्चन मांग रहा है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में। क्या पूछ रहा है, इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स द सेम इन 3 केसेस? इफ नॉट, इन विच केस इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज लार्जेस्ट? ये चीज़ पूछ रहा है। चलिए हम लोग करते हैं। ये क्या बोला बेटा, इक्वल कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, ये सेम रहेगा मान लिया। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर भी सेम रहेगा, प्रेशर भी सेम रहेगा। टी भी सेम, पी भी सेम, वी भी सेम, टी भी सेम, पी भी सेम। तो अवोगाद्रोस नंबर या अवोगाद्रोस लॉ क्या बोलता था बेटा? चलिए छोड़ दिया, हम अवोगाद्रोस लॉज को भी सेम चीज़ अवोगाद्रोस लॉज नहीं बोला था ना। अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर सेम है गैसेस के, तो इनके नंबर्स ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। लेकिन एक बार हम लोग यहाँ पे इसको चेक कर लें। फ्रॉम आइडियल गैस ऑफ इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशंस यही होता है बेटा। ये किसके लिए होता है, आइडियल गैस के लिए होता है। रियल गैस क्या होता है, इट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द आइडियल गैस। द रियल गैस विच फॉलोज द equation of PV equal to nRT, then this real gas will be called ideal gas.
रियल गैस किस चीज़ को फॉलो करता था बेटा? वैन डर वाल इक्वेशंस को फॉलो करता था। ओके, तो खैर हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ आइडियल गैस पे ही अपने आप को कंसंट्रेट किए हैं, क्योंकि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है वो किस गैस के लिए है बेटा? वो एन आइडियल गैस के लिए। जब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ओके, लॉ ऑफ प्रेशर्स, ये किसके लिए? फॉर द आइडियल गैस। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी हो गया बेटा। एन क्या हो गया? नंबर्स ऑफ मोल्स, पी वी अपॉन आर टी। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे भी क्या है? पी वी और टी, ये तीनों क्या है? सेम है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो इनके नंबर्स ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे बेटा? सेम हो जाएंगे। आइए, हमें तो नंबर्स ऑफ मोल्स पता चल गया तीनों का क्या है। अब ये आता है कि भैया तीनों का हमें मोल से मतलब नहीं, हमें मॉलिक्यूल से मतलब है। एज वी नो, 1 mole of gas, 1 mole of a gas has how much numbers of molecules? Avogadro's number of molecules. Okay, ये इतना molecules रखता है। वेरी गुड। ओके, देन n mole of gas, n mole of gas, ये कितना रखेगा बेटा? n इंटू n, यानी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? n इंटू एन ए, अवगाद्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी हो जाएगा n इंटू एन ए, और ये भी हो जाएगा n इंटू एन ए। क्लियर हो गया? यानी डू द वेसल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स? यस, डेफिनेटली ऑल द 3 गैसेस हैव इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे। तो ये पहला सवाल हमारा हो गया। आइए दूसरा सवाल क्या कह रहा? इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स द सेम इन 3 केसेस? अब यहाँ पे बेटा हम लोग फिर वहीं पे जाते हैं जिस फार्मूले को हम लोगों ने प्रूव किया था, प्रेशर ऑफ द गैस। यही बेटा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जितनी बार प्रूव करेंगे ना, आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कहीं आपको नया नहीं जाना पड़ेगा बेटा। दिस वन, ये वॉल्यूम है वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर क्या है बेटा? एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी है। किसका है? एक मॉलिक्यूल्स का। ओके, एक मॉलिक्यूल्स का ही हम लोग निकाले थे। ये यम क्या है बेटा? यम है दिस वन। यम क्या है बेटा? यहीं पे आपको यम पे ही मेन दिमाग लगाना है। ये है बेटा मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। इसी को क्या बोलेंगे बेटा? मोलर मास। मोलर मास का मतलब होता है बेटा, दिस वन इज नॉट, ये अगर भी मैं आता हूँ, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, या इसको मोलर मास बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ओके, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अगर किसी गैस, 1 मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं बेटा? अवगाद्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मास अवगाद्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का नहीं है, बल्कि जो उसमें एक मॉलिक्यूल्स है उसका मास है। क्लियर हो गया? तो जब 1 मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? मोलर मास बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया हम लोग। लेकिन अब हमें देखना ये मोलर मास का रूट मीन स्क्वायर स्पीड से रिलेशंस निकालना है ना बेटा। चूँकि यहाँ पे क्या मैंने क्या बोला था, फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछता है इसको कोरिलेट करिए। अब यहाँ पे चूँकि क्या है, हमें पता क्या है, यहाँ पे नियान है बेटा, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे जीनान है। हमको ये 3 चीज़ पता है, यानी हमको नियान का भी मॉलिक्यूलर मास पता है, एक मॉलिक्यूल्स का मास पता है, क्लोरीन का भी पता है, जीनॉन का भी पता है कि उसके 1 मॉलिक्यूल्स का क्या मॉलिक्यूलर मास होता है या मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो यही 1 मॉलिक्यूल्स का ही जो वेट होगा यही तो है बेटा मोलर मास। तो ये m क्या है? वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स। n क्या है बेटा? ये टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है? टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये अवगाद्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है बेटा,
ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, क्लियर हुआ? मैं बेटा धीरे से इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको स्टेप समझ, ये बेसिक्स हैं। जब बेसिक्स क्लियर होगा तो इस तरह के आप बहुत सारे न्यूमेरिकल लगा लेंगे। ओके, तो एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आइए अब हम लोग इधर करते हैं बेटा, पीवी हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ एन को भी एम को भी इधर लाते हैं और एन को भी इधर लाते हैं। ये कितना हो गया बेटा? 3 PV हो गया, एम एन इधर आ गया, इक्वल टू कितना हो गया? वी स्क्वायर एवरेज। इसी का तो पूछ रहा है, रूट मीन स्क्वायर ही तो पूछ रहा है। ओके बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछता है? इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स द सेम इन 3 केसेस? यही चीज़ तो हम निकाल रहे हैं, क्या रिलेशंस है। तो अब बेटा आइए और थोड़ा सा इसको ये सिंपल कर लें, हम लोग कर लें, बिल्कुल कर लीजिए। वी स्क्वायर एवरेज इक्वल टू 3 PV इक्वल टू क्या होता है बेटा? NRT होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। और दिस वन इज क्या हो जाएगा बेटा? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स। और ये टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा कितना हो जाएगा? N इंटू एन ए। क्लियर हो गया? कैसे? यहीं से क्लियर हो गया ना, क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस हैज हाउ मच नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स? अवोगाद्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। N मोल ऑफ गैस हैज हाउ मच? दिस इज, यही तो टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे। दिस एन क्या है बेटा? ये एन यही ना है टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमने लिख दिया एन से एन कट गया, बचा क्या बेटा? 3RT। ओके बेटा, 3RT एम एन ए। हमको पता है यहाँ से भी हम इसको एवरेज का कैलकुलेशन करके निकालने के लिए, लेकिन थोड़ा हम एक स्टेप और आगे जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे टी क्या है बेटा? सेम है, यानी टी कांस्टेंट है तीनों के लिए, 1 2 3 गैस के लिए। हम यहीं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और मैं ब्रीफ करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। ये आर क्या है यहाँ पे? आर हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इंटू अवोगाद्रोज नंबर है। तो के क्या हो जाएगा बेटा? गैस कांस्टेंट अपॉन अवोगाद्रोज नंबर। दिस वन हुआ। इसको आर अपॉन एन ए को हम के लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वी स्क्वायर एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 3KT, जहाँ के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, अपॉन एम। अब यहाँ से सही हो गया। ये एम क्या है? मोलर मास। ओके, अब हमें क्या चाहिए था बेटा? रूट मीन स्क्वायर स्पीड चाहिए था। किसका? इसी का रूट कर दीजिए। मीन स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या है? वी स्क्वायर क्या है? मीन स्क्वायर ही हुआ, या एवरेज स्क्वायर हो गया। रूट मीन स्क्वायर, रूट हो गया, मीन का स्क्वायर हो गया, रूट मीन स्क्वायर। और क्या है आगे बेटा? स्पीड है, इसी को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्लियर? वर्ड्स अपने आप में काफ़ी है। RMS जब इधर रूट किया तो बेटा इधर भी रूट करना पड़ेगा। अब ये यम क्या है बेटा? यम इज नथिंग बट इट इज ए मोलर मास। henceforth VRMS is inversely proportional to the square root of 1 molecules, square root of mass of 1 molecules या मोलर मास। क्लियर हो गया? यानी जिसका मोलर मास बेटा एम क्या है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, एम मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स। ओके, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, इसी को हम लोग मोलर मास भी बोलते हैं। मोलर मास में मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। इसका मतलब VRMS इस क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। ओके, आइए बेटा, अब हम लोगों ने चूंकि यहाँ पे मोल नहीं लिया है बेटा, ये क्या है? मास लिया हो। अब आप आइए देखिए नियान का क्या होता है? नियान का मास कम होता है बेटा कंपेयर टू द क्लोरीन। ये इस तरह से सीक्वेंस चलता है, नियान मास इज लेसर देन मास ऑफ द क्लोरीन। ये कौन सा बेटा मास हम ले रहे हैं?
ये मास ले रहे हैं हम 1 मॉलिक्यूल्स का, मोल्स का नहीं ले रहे हैं बेटा, जिनान। यानी जिनान का मास क्या होता है बेटा, ग्रेटर होता है क्लोरीन से। नियान का क्या होता है, कम होता है। तो जब इसका कम होगा नियान का, तो VRMS किसका अधिक होगा बेटा, VRMS किसका अधिक होगा, नियान का होगा। इसका मतलब VRMS ऑफ नियान इज ग्रेटर देन द VRMS ऑफ क्लोरीन, that is greater than the VRMS of xenon। ओके बेटा, क्लियर हो गया। ये इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल द सेम इन 3 केसेस, नो इट इज नॉट सेम बिकॉज ऑफ दिस रीजन, सिंस रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास, means mass of one molecule. Since the mass of the one molecule of neon is 20, mass of one molecule of chlorine is 35, जिनॉन का उससे अधिक होता है, तो बेटा ये हमारा चलेगा। ओके, विच वन इज द, फिर लास्ट में क्या पूछ रहा है, इफ नॉट इन विच केस इज VRMS द लार्जेस्ट, VRMS इन नियॉन विल बी द लार्जेस्ट। ये क्वेश्चन हो गया बेटा। ऐसे ही सवाल मैं थोड़ा स्लो लगा रहा हूँ बेटा, इसलिए ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल कैसे कैचअप करना है वो चीज़ें क्लियर हो जाए। और जहाँ पे बेटा न्यूमेरिकल, जहाँ पे ये कैलकुलेशन आएगा ना, वो आप लोग कैलकुलेट करिएगा, लेकिन एंड तक कैलकुलेट करिएगा बेटा। ऐसा नहीं कि आधा कैलकुलेट किया और छोड़ दिया, नहीं, आप आंसर्स की तरफ ज़रूर जाइएगा। मैंने क्वेश्चन के नीचे आंसर्स भी लिख दिया हुआ है, सो दैट कि आप उस वैल्यू को ज़रूर कैलकुलेट करें। आइए सेकेंड सवाल एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर्स हैज़ एन इनिशियल गॉज प्रेशर ऑफ 15 atm एंड ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल का है, ठीक है, मान लिया। आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन, आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर, मान लिया। द गॉस प्रेशर ड्रॉप्स टू इतना, यानी 15 से कितना हो गया, 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स पे हो गया, ठीक है। एंड इट्स टेम्परेचर ड्रॉप टू इतना, ओके, मान लिया भाई। 27 से टेम्परेचर कितना हो गया, 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। एस्टिमेट द मास ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर। वाह, चलिए बेटा इसको भी हम लोग प्लॉट करते हैं इसी तरह से। ये क्या कह रहे हैं, ये पहला इनका ये स्टेटमेंट है बेटा। ये इसमें एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा। इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। ये फर्स्ट फेज का है, फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में ये क्या कहते हैं, वो कंटेनर सब सेम है बेटा, कोई चीज़ चेंजेस नहीं है। ये बोलते हैं कुछ ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकालिए, सम ऑक्सीजन जो है बाहर निकालिए। सेकेंड स्टेटमेंट है उनका, सेकेंड स्टेटमेंट, ओके बेटा। तो उसमें क्या बोले कि वो उसमें से जो ऑक्सीजन इनिशियली था उसमें से कुछ ऑक्सीजन बाहर ले लिया गया है। तो वो बताइए जो बाहर आउट, जो टेक आउट किया गया है ऑक्सीजन्स को, उसकी मास क्या होगी, उसका मास क्या होगा। तो हमको पता है ऑक्सीजन्स का एक मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर मास होता है क्या बेटा, 32 ग्राम, यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है 32 ग्राम, ठीक है बेटा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है हाउ मच मास, तो 32 ग्राम, ओके। 1 मोल 32 ग्राम। अगर हमको ये पता चल जाए कितने मोल बाहर हुए हैं, कितना मोल अगर बाहर हुआ हमको पता चल जाएगा, तो हमको अगर सपोज 4 मोल बाहर हुआ है तो 32, एक मोल में कितना होता है बेटा, 32 ग्राम होता है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल मास कितना बाहर हुआ वो हमें पता चल जाएगा, ठीक। आइए अब इसमें कुछ लिखते हैं बेटा, कैलकुलेशन आपको करना। इनिशियल फेज V1 जो है बेटा, फर्स्ट फेज में V1 कितना है, 30 लीटर। अब इसको बेटा कन्वर्ट कर लेते हैं ना हम लोग, जिस पद्धति में सिस्टम में हम लोग हम लोग MKS सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं इस समय, हम लोग यही कर लेते हैं। 1 लीटर में कितना होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ये V1 हो गया बेटा, ठीक। P1 हम लोग ले लेते हैं। P1 कितना है बेटा, 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी को पास्कल बोल सकते हैं, क्योंकि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ओके, P1 V1 P1 मिल गया। और क्या बोला, एंड टेम्परेचर T1 बोला बेटा। कितना बोला टेम्परेचर 27। तो टेम्परेचर हमेशा किस में लेना है बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में लेना है, यानी केल्विन में लेना है। तो 273 इसमें ऐड कर देंगे। हाउ मच इट इज़ 300 केल्विन। अब ये बताइए, हमको V1 पता है, P1 पता है, T1 पता है, तो क्या हम N1 नहीं निकाल सकते बेटा? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? P1 V1 अपन T1। ये तो यहाँ पे हो गया बेटा। दूसरे पार्ट में आइए, V2 कितना है बेटा? जितना V1 होगा उतना V2 होगा, चूँकि गैस निकाला गया, वेसल्स तो वही है, तो वॉल्यूम भी वही रहेगा। क्लियर हो गया? यहाँ V2 भी लिख देंगे बेटा, 30 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। और बेटा P2 यहाँ पे क्या किया है, ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप होके कितना हो गया बेटा, देख लिया जाए, 11 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया बेटा। वेरी गुड। T2 कितना हो गया बेटा? T2 हो गया हमारा हाउ मच 17। तो 17 प्लस 273 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 290 डिग्री केल्विन। तो ये बताइए बेटा V2 मिल गया, तो यहाँ पे हमें N2 निकाल सकते हैं ना, यानी ऑक्सीजन आउट होने के बाद क्या नंबर्स ऑफ मोल्स बचा वो हम निकाल लें। अगर यहाँ पे 5 था बेटा और यहाँ पे फिर 3 बचा, तो आउट कितना होगा, 2 हुआ ना। यही चीज़ यहाँ पे हमें करनी है। P2 V2 ओके बेटा एंड T2। आप ये बताइए मुझे N2 निकल गया, N1 निकल, ये कैलकुलेशन आप करिएगा, लेकिन एंड तक करिएगा, छोड़िएगा नहीं। वैल्यू रख के आप ये मल्टीप्लाई डिवीज़न आप करें, क्योंकि थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा आप लोगों को भी बच्चों। तो ये आप करिएगा, छोड़िएगा नहीं। ऐसा नहीं कि आप मेरी तरह आप लिखिएगा, फिर तो अधूरा हो जाएगा ना। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं और ये पूरा एंड तक है, कैलकुलेशन आप करिए। यानी क्लियर हो गया। यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन आउट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आउट, ऑक्सीजन टेकन आउट, क्या हो जाएगा बेटा, इनिशियल 5 था, यहाँ पे बचा 3, तो क्या कितना आउट हुआ 2, N1 माइनस N। इससे बेटा कोई वैल्यू आएगी हम लोगों की, सपोज ये वैल्यू आई कोई x, ये आप वैल्यू कैलकुलेट यहाँ से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट इतना। हेंस फोर्थ मास ऑफ द ऑक्सीजन जो आउट हुआ, हेंस फोर्थ मास ऑफ द ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन आउट 1 मोल में बेटा कितना आउट होगा। अगर 1 मोल ऑक्सीजन आउट हुआ तो कितना होगा 32 ग्राम ऑक्सीजन आउट होगा। तो मास कितना होगा x इंटू 32, यही ग्राम में आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप सेकंड सवाल भी लगा लेंगे। इसकी वैल्यू 141 आएगा ग्राम। ओके बेटा, चलिए वेरी गुड। आइए अब हम लोग तीसरे सवाल पे चलते हैं बेटा। अच्छा यहाँ पे राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा RT1, यहाँ पे भी PV इक्वल टू NRT से ही ना लगा बेटा, वो PV इक्वल टू NRT से लगा। R की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ बेटा R की वैल्यू दिया हुआ, R की वैल्यू 8.3। ओके बेटा, यहाँ पे R की वैल्यू क्या दिया हुआ 8.3 जूल पर मोल केल्विन। ओके बेटा, ये दिया हुआ R की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, N1 N2 निकल जाएगा। ओके क्लियर।
आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको भी हम ऐसे ही एस्टिमेट करेंगे, कैलकुलेशन आपको करना है। ओके बेटा, वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर्स पे। एसटीपी या एनटीपी लिखा रहता है, तो ये क्लियर कट हिंट करता है जो प्रेशर होगा वो कितना होगा बेटा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाता है। ओके बेटा, टेक डायमीटर ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू बी इतना। ओके आइए, ये क्या कह रहा है बेटा? आगे तो हम फ्रिक्शन समझ लें। एस्टिमेट द फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वैल्यू। देखिए जब भी कहीं फ्रिक्शन रहता है बेटा ना, ये आता है फ्रिक्शन तो हम लोग समझ नहीं पाते। फ्रिक्शंस में क्या होता है, दो नंबर्स का कंपैरिजन होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। दिस इज नोन एज द फ्रिक्शन। ओके बेटा, ये क्या कह रहे हैं, किसका? फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, यानी ये आपको समझ में आ गया। फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, यानी एक वॉल्यूम यहाँ पे हो गया एक्चुअल मान के चला जाए, और दूसरा वॉल्यूम क्या होगा, एस्टिमेटेड होगा। ओके बेटा, इसको हम एज पर द एनटीपी ले लेते हैं। तो ये भी क्या है, फ्रिक्शन ही है ना, डिवाइड ही हो रहा है ना बेटा, एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। तो ये फ्रिक्शंस का मतलब क्लियर होगा। वो सिंपल वर्ड है फ्रिक्शन, लेकिन बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि फ्रिक्शंस का मतलब क्या है। फ्रिक्शंस का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होना चाहिए। ओके बेटा, तो क्लियर हो गया। आइए, एस्टिमेट द फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन एट एनटीपी। किस में करना है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ऑक्सीजन गैस। एस्टिमेट द, ये एस्टिमेट वैल्यू एस्टिमेट द फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम, यानी किसका पूछ रहा है, एक्चुअल वॉल्यूम में ये एस्टिमेटेड वॉल्यूम क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग इसको बेटा बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, किस पे दिया, चूँकि एनटीपी दिया हुआ, या एसटीपी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नेशनल टेम्परेचर प्रेशर। ओके बेटा, तो हम उसमें अज्यूम कर लेते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो स्फीयर में है। ऑक्सीजन किस में है, स्फेरिकल। देखिए जब तक ये चीज़ आपको नहीं पता रहेगा, हम लोग फिर इस सवाल को नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि ऑक्सीजन एज ए स्फीयर जो है वो हमें मिला हुआ है। तो 1 मॉलिक्यूल्स का बेटा वॉल्यूम क्या होगा, एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा, अगर उसका रेडियस स्फीयर का आर है तो वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा बेटा? स्फीयर का मॉलिक्यूल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बेटा, 4/3 पाई आर स्क्वायर। वेयर आर क्या है बेटा, रेडियस है। यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, आर इक्वल टू, इसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दिया हम लोगों ने। तो ये बेटा आर की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। पाई का वैल्यू पता है 3.18 पाई रख देंगे, और ये रेडियस रख देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल मिल जाएगा बेटा, बिल्कुल मिल जाएगा। ओके, क्योंकि ये क्या कह रहा है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी। जब भी एसटीपी या एनटीपी की बात है तो इसका मतलब ये बात क्या कर रहा है, 1 मोल का कर रहा है। किसका कर रहा है, 1 मोल। और हम लोगों को पता है एट एसटीपी 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी या आर एनटीपी हैज़ वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हाउ मच, हैज़ वॉल्यूम 22.4 लीटर। ओके बेटा, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 22.4
ये लीटर हो गया बेटा, इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। यानी 1 मोल ऑफ गैस में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है बेटा, 22.4। इट मीन जो अवोगाद्रोस नंबर है 6.02 इंटू 10⁻1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, अवोगाद्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। इतने मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं बेटा, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर। इट मीन्स इतने मॉलिक्यूल्स बेटा क्या कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। ओके, 1 मॉलिक्यूल कितना ऑक्यूपाई करेगा बेटा, 1 मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब अपॉन दिस वन 6.02 इंटू 10⁻23। ये बेटा 1 मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स। ये बेटा एक्चुअल है, ये क्या है, एक्चुअल है। ये वॉल्यूम क्या है, एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड है। तो फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा, फ्रैक्शंस किसका ले रहे हैं बेटा, फ्रैक्शंस ऑफ वॉल्यूम का ले रहे हैं। तो ये बेटा हो जाएगा V एक्चुअल अपॉन V एस्टिमेटेड। एक्चुअल में ये रख देंगे बेटा, ओके, 4/3 पाई r³ r की वैल्यू यहाँ से उठा के आप रख देंगे अपॉन दिस वन हो गया बेटा, ये कितना है 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो गया बेटा। और ये ऊपर चला जाएगा इंटू दिस वन 6.02 इंटू 10⁻23। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ जो समझना था, फ्रैक्शंस का मतलब समझ गया बेटा। हमेशा फ्रैक्शंस का मतलब ही यही होता है, फ्रैक्शन इज़ नथिंग। कहीं पे भी फ्रैक्शन आ जाए तो आप ये समझिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की बात कर रहा है। फ्रैक्शन मनी कहते हैं तो एक्चुअल मनी में से कितना मनी कम है उसको डिवाइड कर देंगे। तो मतलब फ्रैक्शंस का मतलब सम पार्ट, फ्रैक्शन मीन सम पार्ट। ओके, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। आइए चौथा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा। क्या कह रहा है, एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 cm³ rises from the bottom of a lake 40 मीटर डीप एट ए टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, इन्होंने बोला एक एयर बबल है जो 40 मीटर डीप पे है और वहाँ पे 40 मीटर डीप पे जो टेम्परेचर है बबल्स का क्या है बेटा, 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, मान लिया। टू वाट वॉल्यूम डज इट ग्रो ऑन रीचिंग द सरफेस। To what volume does it grow on reaching the surface where the temperature is 35 डिग्री सेंटीग्रेड। गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया और जी दिया। डेंसिटी ऑफ वाटर और जी दिया तो हमको तो समझ में आ गया बेटा कि क्या करना, आपको भी समझ में आ गया क्या। इन्होंने बोला कोई लेक है, हमने मान लिया लेक है। इन्होंने कहा 40 मीटर, ये कोई एयर बबल है बेटा। ये क्या है, एयर बबल। कितना है वो, 40 मीटर पे, 40 मीटर। ये सरफेस है लेक का, ये डाउन पे है। यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा बेटा ये क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा पी ए। क्योंकि वाटर की वजह से ये नीचे आ रहा है, नीचे है, इस पर एक्स्ट्रा प्रेशर भी लगेगा। तो फर्स्ट फेज में बेटा प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा बेटा इंटू जी हो जाएगा इंटू हाइट हो जाएगा। इससे हमें पी पता चल जाएगा उसका, बिल्कुल। इसको हम P1 लिख दें बेटा, लिख दीजिए। ये T1 यहाँ पे कितना कह रहा है बेटा, ये कितने पे है, 12 डिग्री पे है। तो इसको 12 + 273 कर देंगे
बिल्कुल कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 285 हो गया। P1 T1 पता चल गया बेटा, प्रेशर भी दे दिया उसने, पता चल गया। यहाँ पे पीए की वैल्यू ये दिया हो बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सी लेवल पे लिया जाता है वही प्रेशर है, उसकी वैल्यू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा। तो पीए ये रख देंगे आप, रो GH की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर किलोग्राम में दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है बेटा, हाइट है, कितना हाइट पे दिया हुआ, 40 मीटर हाइट, सब तो MKS में है तो कुछ भी नहीं चेंज करना। एन एयर बबल आप वॉल्यूम इतना दे दिया, V1 भी दे दिया बेटा, ये V1 दे दिया 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर क्यों है, 1 सेंटीमीटर में बेटा कितने मीटर होंगे, 10⁻², तो ये बेटा हो गया मीटर में आ गया, वो क्यों हो गया। तो P1 पता चल गया हमें, T1 पता चल गया, V1 पता चल गया, पहले फेज का पता चल गया बेटा। ओके, सेकेंड फेज में क्या कहते हैं कि ये एयर ऊपर आ गया, ये ऊपर एयर आ गया, दिस वन सरफेस पे आ गया। अब ये पूछ रहे हैं किस टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर, यहाँ पे तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा ना बेटा, जब हाइट बढ़ी है तो टेम्परेचर भी चेंज होगा, क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। यहाँ पे बेटा P2 कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, PA पूछ रहा ना, टू व्हाट वॉल्यूम डज इट ग्रो ऑन रीचिंग द सरफेस वेयर द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वहाँ पे भी इन्होंने टेम्परेचर दे दिया T2, T2 कितना दे दिया बेटा 35, 273, कितना हो गया बेटा 308 डिग्री कैलोरी। अब यही तो पूछ रहे हैं, टू व्हाट वॉल्यूम डज इट ग्रो ऑन रीचिंग द सरफेस वेयर द टेम्परेचर इज इतना, ये वॉल्यूम हमें निकालना है बेटा। ओके, क्लियर हुआ, इस वॉल्यूम को हमें निकालना है। अब इसमें क्या चीज़ आपको लगाना, क्या सेम हो सकता है बेटा, ये हमें देखना है, क्योंकि हमारे पास तो इक्वेशन यही है, PV = nRT बेटा, यही ना हम लोगों के पास। अगर हम इसको P1 V1 मान लें और ये nRT1 मान लें, दूसरा बेटा ये मान लें P2 V2 मान लें, और ये क्या हो गया nRT। अब आप यहीं पे सोचेंगे सर ये नंबर्स आप मोल्स क्यों नहीं आप बढ़ा रहे हैं, बेटा ये जो एयर है ना, ये एयर जो बॉटम पे जितना मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है, वो मॉलिक्यूल्स ऊपर जाने पे भी उतने ही मॉलिक्यूल्स है, नंबर्स ऑफ मोल्स नहीं चेंज हुए हैं। तो अगर नंबर्स ऑफ मोल्स नहीं चेंज हुए तो ये इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, P1 V1, P2 V2, ये T1/T2 हो जाएगा बेटा ना, डिवाइड करने पे हो जाएगा। हमें कितना चाहिए बेटा, V2 चाहिए, V2 कितना हो जाएगा बेटा, आइए P1 V1 × T2/P2 T1, इससे हमें वॉल्यूम मिल जाएगा बेटा। यही पूछ रहा, टू व्हाट वॉल्यूम, हाँ, टू व्हाट वॉल्यूम डज इट ग्रो ऑन रीचिंग द सरफेस, ये जो वॉल्यूम आएगा उसी वॉल्यूम पे जो है वो उसका टेम्परेचर 35 मिल जाएगा बेटा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा। तो ये वॉल्यूम यहाँ से आप निकाल लें, वैल्यू आप रखिएगा, यहाँ पे कोई अननोन नहीं है, सब वैल्यू दिया हुआ है बेटा। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपका, वेरी गुड। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिफ्थ वन हम लिखते हैं कि एस्टिमेट द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ हीलियम एटम एट रूम टेम्परेचर। अरे वाह, क्या कह रहा है, एस्टिमेट द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ ए हीलियम
at helium atom at room temperature, at the temperature on the surface of the sun. एवरेज थर्मल एनर्जी बेटा एक शब्द आ गया। तो हमें पता है जब हम एवरेज थर्मल एनर्जी इज व्हाट, अगर ये आपका क्लियर है तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है, अगर ये क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो आइडियल गैस है हीलियम को, तो ये एवरेज थर्मल एनर्जी क्या है बेटा, कुछ नहीं है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, हम लोगों ने लगातार पढ़ा है। तो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी कैसी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि हम लोगों ने बेटा पढ़ा हुआ था, काइनेटिक एनर्जी क्या है, दिस वन, फिर से इसको हम लोग कहिए तो प्रूव कर दें बेटा। थ्री बाई टू के टी, यही ना पढ़ा था हम लोगों ने बेटा। काइनेटिक, ये काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल्स का है, यही ना हम लोगों ने पढ़ा था। अगर n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, हीलियम एटम का कहाँ पे पूछ रहा है बेटा, रूम टेम्परेचर पे पूछ रहा है, तो ये सिंपल है, निकाल लीजिएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू बेटा दिया हुआ है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर कितना है बेटा T 27 है, तो वो T कितना हो जाएगा बेटा 27 + 273। हमेशा ध्यान रखिएगा सेल्सियस में नहीं लिखना, मुझे केल्विन में लिखना है, 300 केल्विन। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 300 केल्विन। तो ये क्लियर हो गया, इससे इसकी काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर। फिर कह रहा है आप यहाँ पे मत निकालिए, मुझे और निकाल के दीजिए, कहाँ पे, बोला सन के सरफेस पे दीजिए। हमने कहा भाई यहाँ पे भी दे रहे हैं, वहाँ पे भी कोई नई चीज़ नहीं ना करना है बेटा हम लोगों को, अरे यही चीज़ लगाना, 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू रख देना है इंटू 10⁻23। वहाँ पे टेम्परेचर की जगह क्या रख देंगे बेटा हम लोग, 6000 केल्विन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 6000 केल्विन रख देंगे। इस कैलकुलेशन कर लेंगे तो एवरेज निकल जाएगा बेटा, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, वेरी गुड। आइए बेटा छठा लेते हैं हम लोग। एट what temperature is the root mean square speed of an atom in an argon gas cylinder equal to RMS speed of a helium gas atom at इतना temperature? At what temperature is the root mean square speed of an atom in an argon gas cylinder equal to RMS speed of a helium gas? अब यहाँ टेम्परेचर और RMS में हम लोगों को रिलेशंस पता है बेटा, पता है, बिल्कुल पता है। अगर नहीं पता तो हम लोग फिर से पता कर लेते हैं, वही अपने बेस जिसको हम लोग शुरू से पकड़ के चल रहे हैं, इसको हम लोगों ने छोड़ा ही नहीं बेटा, इसलिए इसको प्रूव करना ज़रूरी है। ये V² एवरेज। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, ये आया था PV अपन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया था, और ये क्या आया था बेटा 3 आया था ना, 1/3, तो ये 3PV/n हो गया। ये क्या हो गया बेटा, mv², यही ना मुझे निकालना है बेटा। तो इस V² एवरेज को हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं बेटा, 3 nRT अपन आपका ये n कितना हो जाएगा बेटा, n/, यानी ये कट जाएगा, आएगा कितना बेटा 3 kT। ये कहते नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आप मुझे कुछ करिए, हमने कहा बिल्कुल करते।
अपान बेटा क्या हो जाएगा, अब ये यम क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो गया, इधर ले आते हैं बेटा 3KT अपान ये क्या हो गया बेटा यम, ये यम इधर आ गया, तो हो गया एवरेज वाला। फिर उसमें क्या हमें करना बेटा, एक रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यम क्या है बेटा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स है, तो हीलियम ही तो का पूछ रहा है ना। एट व्हाट टेम्परेचर इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन एटम इन एन ऑर्गन गैस सिलेंडर इक्वल टू RMS स्पीड ऑफ ए हीलियम गैस एटम एट इतना। ये हो गया, ये किसका बेटा मान लें हम लोग, आर्गन का। वी स्क्वायर एवरेज ये किसका है बेटा, ये किसको दिया इन्होंने, ऑर्गन गैस दिया, टू RMS स्पीड ऑफ हीलियम मान लिया, 3KT अपान यम। ये यम किसका होगा बेटा, हीलियम का होगा, ये यम किसका होगा, आर्गन का होगा। तो क्लियर हो गया। एट व्हाट टेम्परेचर इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन एटम इन एन आर्गन गैस सिलेंडर इक्वल टू RMS। तो इसको बेटा हम लोग मान लेते हैं ये आर्गन का है, ये हीलियम का, डिवाइड कर देते हैं दोनों को। तो ये मान के चले कि हम लोगों ये हीलियम का तो दिया है बेटा, T हीलियम क्या दिया हुआ, -20 दिया हुआ, प्लस 273 कर देंगे बेटा, तो टेम्परेचर ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा 253 केल्विन। तो हमको इसका टेम्परेचर पता है, इसका निकाल लेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं बेटा, वी स्क्वायर एवरेज ऑफ आर्गन एंड वी स्क्वायर हीलियम, ये बेटा कितना हो जाएगा, 3K से 3K कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा मास ऑफ हीलियम हो गया, कौन सा मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल्स का मास हो गया, ओके बेटा। और ये क्या हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ आर्गन हो गया बेटा, बिल्कुल हो गया। नीचे क्या आ जाएगा मास ऑफ आर्गन हो गया इनटू टेम्परेचर ऑफ हीलियम हो गया। ये बेटा ये दोनों बराबर है, तो ये कट जाएगा, तो इसका हम लोग निकाल लेंगे, आर्गन का ही पूछ रहा है। एट मान के चले कि हम लोग T टेम्परेचर आर्गन पे ही जो है उसका एवरेज मीन स्क्वायर, इसको क्या बेटा मीन स्क्वायर पूछा है ना हम लोगों से, ये क्या पूछा था बेटा मीन स्क्वायर पूछा था, आर्गन गैस सिलेंडर इक्वल टू RMS स्पीड ऑफ ए हीलियम। तो मीन स्क्वायर पूछा था बेटा, इसको रूट कर दें हम, इसको क्या करते हैं, इसको अगर हम पूरे को रूट करेंगे तभी ना VRMS आएगा, और जब ये VRMS आएगा बेटा ऐसे ले लेते हैं, रूट मीन पूछ रहा था रूट मीन लिख दे रहा, कौन सा उसमें पहाड़ आ रहा है, ये आ गया रूट मीन स्क्वायर क्या आ गया हीलियम का आ गया। तो ये क्या होगा बेटा, ये अंडर रूट हो जाएगा, और क्या होगा, जब ये दोनों कट गए 1 आ गए, तो अगर हमने इसको स्क्वायर कर दिया 1 का स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो ये हट जाएगा फिर, तो ये आ जाएगा बेटा हम लोगों का मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर्गन इनटू टेम्परेचर ऑफ हीलियम अपन मास ऑफ हीलियम मॉलिक्यूलर। इस टेम्परेचर पे क्या होगा बेटा, ये मीन स्क्वायर रूट स्पीड जो है आर्गन गैस और हीलियम गैस का बराबर होगा, तो ये निकल जाएगा बेटा, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, वैल्यू दिया हुआ है, आर्गन का जो है वो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, हीलियम का भी दिया हुआ है। क्लियर हो गया बेटा। आइए 7वां क्वेश्चन ले लें बेटा हम लोग। फ्रॉम ए सर्टेन अपर्चर द डिफ्यूजन रेट ऑफ हाइड्रोजन हैज़ एन एवरेज वैल्यू ऑफ दिस वन। ओके, इन्होंने बोला बेटा एक अब तो जब अपर्चर डिफ्यूजन आ गया तो आपका तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। ये बोले इतने पे उसकी जो है डिफ्यूजन रेट ऑफ हाइड्रोजन हैज़ एन एवरेज वैल्यू ऑफ, इन्होंने बोला डिफ्यूजन रेट इसका जो है हाइड्रोजन का इतना है
और दूसरा गैस है उसका उतना है। फिर वो बोलते हैं आइडेंटिफाई द गैस, कौन सा गैस है उसमें वो आप बताइए। क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम ए सर्टेन अपर्चर द डिफ्यूजन रेट ऑफ हाइड्रोजन हैज़ एन एवरेज वैल्यू ऑफ दिस वन वाइल दैट ऑफ अनदर गैस इज इतना। इन्होंने दोनों गैस का क्या दिया है बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन्स दिया हुआ। क्या दिया हुआ, रेट ऑफ डिफ्यूजन्स दिया हुआ है। और ये पूछ रहे हैं कि दूसरा गैस कौन सा होगा जिसके रेट ऑफ डिफ्यूजन्स जो है वो हैं, दोनों का दिया हुआ है। तो बेटा हम लिख लेते हैं दैट ऑफ अनदर गैस। अब हमको पता है बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन्स में हमने क्या पढ़ा हुआ था, रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा था बेटा, ये एक कांस्टेंट है, डिफ्यूजन कांस्टेंट, दिस इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यही ना पढ़ा था बेटा। और रूट मीन स्क्वायर स्पीड जब हमने पढ़ा था तो ये बेटा मान के चलिए जो हाइड्रोजन का है रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये क्या कह रहा है बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कह रहा है किसका, हाइड्रोजन का, के VRMS किसका हुआ बेटा, हाइड्रोजन का हुआ। दूसरा है रेट ऑफ डिफ्यूजन, कोई अननोन गैस है बेटा, इसको अननोन लिख देते हैं, अननोन गैस कोई, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, दिया हुआ इन्होंने बेटा VRMS ऑफ अननोन गैस। ठीक है बेटा, अननोन गैस का अगर हम लोग बेटा इसको ये कर दें, डिवाइड कर दें एक दूसरे से, RH अपन R अननोन, R अननोन मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस, तो ये बेटा हो जाएगा VRMS किसका, हाइड्रोजन का हो गया बेटा। ये VRMS किसका हो गया बेटा, ये हो गया अननोन गैस का हो गया। अब आइए बेटा हम लोगों को पता है ये जो VRMS है ये क्या है, क्योंकि हमको हाइड्रोजन का क्या पता है बेटा, हाइड्रोजन का हमें मोलर मास पता है, तो हम मोलर मास के टर्म में ले लें, दिस वन इट इज़ ए मोलर मास, यही ना है बेटा। रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। तो हाइड्रोजन का मोलर मास तो हमें पता है बेटा, बिल्कुल पता है, तो फिर हमें दिक्कत क्या हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पे RH हो जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस हो गया। अब हाइड्रोजन का लिखेंगे बेटा तो हाइड्रोजन का VRMS ये हो गया, यानी यहाँ पे चला जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस, ये हो गया बेटा। अब इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं बेटा, RH कितना दिया, ये दिया हुआ बेटा RH कितना 28.7, हम यहाँ पे 28.7 रख देते हैं बेटा। ओके, दूसरे का कितना दिया हुआ है, दूसरा दिया है 7.2, दूसरा दिया हुआ बेटा अननोन गैस का कितना दिया हुआ 7.2। अब हमें मास ऑफ अननोन गैस का निकालना है बेटा, इसका क्या मॉलिक्यूलर मास। अब मास ऑफ हाइड्रोजन हमको पता है बेटा 2 है, यही ना है मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ द हाइड्रोजन क्या है बेटा 2 है। अननोन का जो है मॉलिक्यूलर मास निकालना है या मोलर मास निकालना है, यानी एक मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है, ये बेटा अंडर रूट है, यही ना है। इसको स्क्वायर कर दिया जाए बेटा, तो स्क्वायर किया जाएगा तो 28.7 7.2 इसको स्क्वायर कर दिया जाए बेटा, स्क्वायर कर देंगे तो ये मास ऑफ अननोन गैस मिल जाएगा बेटा हमें, बिल्कुल मिल जाएगा। तो अगर हम लोग इसको करें बेटा तो कितना आएगा 7 4 जा 28, ऑलमोस्ट 4 आएगा। तो ये जब 4 आ गया बेटा तो ये कितना हो गया 16 हो गया, और ये क्या हो गया मास ऑफ अननोन गैस बेटा कितना हो गया, ये बेटा कितना है 7 4 जा 28, 4 आया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा वो 16 हो गया। तो मोलर मास ऑफ अननोन गैस अपन हाइड्रोजन का कितना है बेटा 2, तो मोलर मास क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल, हाउ मच इट इज़ बेटा 32 ग्राम, और 32 ग्राम कौन सा गैस का होता है बेटा ऑक्सीजन गैस का।
यानी अनदर क्या पूछा था, आइडेंटिफाई, यही ना पूछा था बेटा, आइडेंटिफाई द गैस। तो चूंकि सिंस द गैस मालिक्यूल अननोन गैस मालिक्यूल्स molecular weight is or molar mass is 32 ग्राम, henceforth it is a ऑक्सीजन। ओके बेटा, आइडेंटिफाई हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन। आइए अब एक बेटा 8वां क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको हम लोग पढ़ लें। एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ ऑफ ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन ए सिलेंडर कंटेनिंग नाइट्रोजन एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड। रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इज 1 एंगस्ट्रॉम। वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया बेटा। क्या दिया, एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ। वाह, किसका, ऑफ ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन ए सिलेंडर कंटेनिंग नाइट्रोजन एट ओके 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स पे और टेम्परेचर जो इतने पे। रेडियस ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इतना, यानी जो रेडियस है मॉलिक्यूल्स का बेटा वो 1 दिया हुआ है। हाउ मच, अब हम लोगों को पता है बेटा दिस लेमडा इज व्हाट 1/√2 पाई आर स्क्वायर एन। यही ना हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, मीन फ्री पाथ यही ना है। अब आर की वैल्यू चूंकि दिया हुआ है, इसको हाफ हो जाए, ये क्या है, रेडियस ऑफ ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये कितना 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 मीटर दिया हो, तो इसको आप यहाँ पे रख दिए। लेकिन मेन तो कहानी बेटा इसमें है, क्योंकि इस एन को हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, इस एन को हमने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वैल्यू। कितना पढ़ा था, टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वैल्यू। अब यहाँ से बेटा हम लोग पहले से आ जाए, यहाँ पे PV = nRT लगा दें बेटा। हम लोग क्या लगाया हम लोगों ने बेटा, PV = nRT। ओके, P की वैल्यू दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, इसका मतलब P इज 10 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही नहीं है बेटा। T दिया हुआ है बेटा कितना, 17 290 केल्विन हो गया, 290 केल्विन हो गया, बिल्कुल हो गया। तो हमें क्या निकालना है, ये वॉल्यूम निकालना। तो V = क्या हो जाएगा बेटा, nRT/P। क्या हो गया, V = nRT/P। अगर हम इसको यही n ये V की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, V की वैल्यू कहाँ निकलेगा, क्योंकि नंबर्स ऑफ मोल्स तो दिया नहीं है इन्होंने। नंबर्स ऑफ मोल्स देते तो अब हम लोग निकाल लेते। अगर हमें चाहिए n बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए बेटा, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इसको n रखते हैं बेटा, और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये V की वैल्यू क्या आई है बेटा, यहाँ से nRT आई है × P आई है, आया है ना बेटा। ये n क्या है बेटा, नंबर्स ऑफ मोल्स है, ये सॉरी n क्या है बेटा, ये दिस वन, यहाँ पे इसको हम लोग n डैश कर लें, नहीं तो कन्फ्यूज़न करेगा बेटा। ओके, क्योंकि यहाँ पे n ऑलरेडी हम लोगों ने ले रखा था, जबकि ये n क्या है, जब मीन फ्री पाथ हम लोग पढ़ते हैं बेटा, तो इसमें n हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। यही V को हमने उठा के यहाँ पे रख दिया है। अब उसमें क्या चीज़ नहीं हमें समझ में आ रहा, हम लोगों तो सब समझ में आ गया। अब हमें ये देखना है कि चूँकि 1 मोल में बेटा कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल कंटेंस अवोगाद्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल क्लियर है। और इसलिए बेटा ये हो गया, n डैश मोल कितना करेगा बेटा, n डैश n मॉलिक्यूल्स, इतना ही करेगा ना मॉलिक्यूल्स, यही तो टोटल मॉलिक्यूल्स n है। यानी n डैश की जगह बेटा हम लोग ये रख दें, तो NP, n डैश की जगह हमने क्या रख दिया बेटा, n डैश
एन ए एन डैश एन ए आर टी, यही ना रखा बेटा। आइए फिर एन को क्या किया हमने, ये एन पी है ये बेटा, ये एन पी, एन डैश एन ए क्या है बेटा, यही तो एन है, ये एन हो गया आर टी हो गया बेटा। अब ये एन से एन कट गया बेटा, तो यही ना आपका या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पी अपॉन आर टी। ओके बेटा, यही एन की वैल्यू हम लोग उठा के यहाँ पे रख देंगे। क्लियर हुआ? दिस एन, ये एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। तो हम लोगों ने यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, ये हमने यहाँ से निकाल लिया, वॉल्यूम की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया, ये आया। प्रेशर आपको दिया हुआ बेटा, आर की वैल्यू 8.3 जूल पर मोल केल्विन दिया हुआ है, टी दिया ही हुआ है, तो इससे एन की वैल्यू निकल गई, यही एन यहाँ पे आप रख देंगे तो मीन फ्री पाथ आ जाएगा बेटा। क्लियर हो गया? ओके, आइए 9th क्वेश्चन हम लोग जाते हैं बेटा। 9th क्वेश्चन में क्या है, इसको भी हम लोग समझ लें। A vessels A contains hydrogen and another vessels B whose volume is twice of A। इन्होंने क्या बोला बेटा कि A की ये गैस है, मान लिया इसको, इन्होंने बोला यहाँ का वॉल्यूम V है, हमने कहा V है। इन्होंने बोला दूसरा जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम V नहीं है बल्कि क्या है 2V है, बिल्कुल 2V मान लिया। A vessels A contains hydrogen and another vessels B whose volume is twice of A कंटेन सेम मास। इन्होंने बोला भैया मास आपका भी सेम रहेगा और हमारा भी सेम रहेगा। वेरी गुड, दो चीज़ मुझे मिल गया बेटा, यहाँ वो वॉल्यूम V है और यहाँ पे क्या है वॉल्यूम 2V है। ओके, या इसका मतलब यहाँ पे V1 क्या है बेटा V है, यहाँ पे V2 क्या है बेटा 2V है। वॉल्यूम दोनों का मिल गया मुझे। मास कह रहे हैं सेम होगा, मान लिया सेम है। वेसल से कंटेन हाइड्रोजन, इसने बोला यहाँ पे भैया हाइड्रोजन होगा, चलो भाई हो गया। बी हुज वॉल्यूम इज ट्वाइस ऑफ ए, ए के ट्वाइस है, ये ए है और ये बेटा बी है, यही ना दो कंटेनर है। कंटेन सेम मास ऑफ ऑक्सीजन, ये कहते हैं भैया इन लोगों का मास जितना हाइड्रोजन का मास है उतने ही ऑक्सीजन का मास है। अगर वो 40 ग्राम है तो वो भी 40 ग्राम होगा, ये 50 ग्राम है तो वो 50 ग्राम है। हम बात कर रहे हैं किसका बेटा, टोटल मास की बात कर रहे हैं हम, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास की बात नहीं कर रहे। एट सेम टेम्परेचर, वाह वेरी गुड। इन्होंने बोला भैया टेम्परेचर भी आप सेम कर दो, आपको मैं रोकूंगा नहीं। हमने कहा वेरी गुड, मत रोकिए आप हमें। आइए अब वो कहते हैं भैया बताओ आप मुझे क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है। हमने कहा पूछ लो भाई जो जो हम लोगों ने पढ़ा है। कह रहे बताइए द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड, अब हम लोगों को तो पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इक्वल टू 3/2 × K2। इसमें हमें कुछ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसमें मुझे क्या पूछना है बेटा, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो क्या हो गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी इसकी हो गई, किसका, हाइड्रोजन का हो गया। काइनेटिक एनर्जी हमने किसका और निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है, 3/2 K2। ये कह रहे हैं भैया टेम्परेचर सेम है, टी सेम, टी इज सेम, देन रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, क्योंकि वो डिवाइड हो जाएगा। तो समझ में आ गया पहला, व्हाट शुड बी द रेशियो, रेशियो विल बी 1:1। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी का तो बेटा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, हमको पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम। आइए कहानी यहाँ पे शुरू हो रही है। द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा, हम लोगों को पता है VRMS किसका पूछा है रेशियो, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन का पूछ रहा है। और VRMS बेटा किसका पूछ रहा है, VRMS किसका पूछ रहा है,
ऑक्सीजन का पूछ रहा है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। तो ये किसका हो गया बेटा, ऑक्सीजन का हो गया। ये किसका हो गया बेटा, हाइड्रोजन का हो गया। ऑक्सीजन का बेटा कितना है, 16 है। इसका कितना हुआ बेटा, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा बेटा, 32। हाइड्रोजन का 2 रूट कर दो बेटा 16, ये कितना है 4:1। ओके बेटा, क्लियर हो गया। VRMS ऑफ हाइड्रोजन एंड VRMS ऑफ ऑक्सीजन रेशियो क्या होगा, 4:4 होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, रेशियो 1:1 होगा। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी हमें ये चीज़ पता था, तो हम इसलिए बेटा इसको हमने फिर से दोबारा नहीं लिखा, चूँकि लेंदी हो जाएगा वीडियो। ओके, आइए लास्ट क्वेश्चन आज के बेटा 10वां क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। 10th क्वेश्चन लास्ट आज का है, 10 क्वेश्चन ही पिक किया गया था हम लोगों ने। आइए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस इज फिल्ड इन ए क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम इतना। इन्होंने बोला भैया ये हाइड्रोजन एटम है, मान लिया हमने भैया हाइड्रोजन एटम है। ये बोले हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैंने एक ही जगह बंद कर दिया, क्लोज कंटेनर में कर दिया भैया। ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, सॉरी इन्होंने बोला ये हीलियम है, 2 गैस इन्होंने दे दिया, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसको इन्होंने बोला एक ही में है। क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम भी इन्होंने दे दिया बेटा, यानी जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम होगा वही हीलियम का भी वॉल्यूम होगा, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम ही तो होगा। ऐसा नहीं कि आप पता चला हाइड्रोजन को हाफ कर दीजिए, हीलियम को कर, नहीं बेटा। जिस कंटेनर्स में अगर 4 गैस हैं तो चारों गैसेस के वॉल्यूम सेम होंगे। क्लियर, आइए वॉल्यूम इतना। एट टेम्परेचर भी इन्होंने दे दिया बेटा, T भी दिया हुआ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर्स भी दिया हुआ। द मास ऑफ द मिक्सचर इज 30 ग्राम। इन्होंने क्या बोला, मास ऑफ द मिक्सचर इज 30 ग्राम। कैलकुलेट द मासेज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन द मिक्सचर सेपरेटली। ठीक है बेटा, इन्होंने बोला हाइड्रोजन और हीलियम है, ये दोनों का टोटल मास जो है, मान लिए सपोज बेटा मास ऑफ हीलियम मान लिया हमने, प्लस मास ऑफ हीलियम मान लिया, मास ऑफ हाइड्रोजन ये हमने मान लिया, मास ऑफ हीलियम। ये टोटल बेटा कितना दिया हो, 30 ग्राम दिया हुआ। यहाँ से तो हमको पता चल गया। लेकिन अब एक चीज़ बेटा हमको ये बताइए, जब मिक्सचर हम लोग पढ़ रहे थे तो मिक्सचर में हम लोगों ने पढ़ा था ना बेटा द नंबर्स ऑफ मोल ऑफ द मिक्सचर। ये मिक्सचर कैसे हैं बेटा, वो नॉन रिएक्टिव है। जो भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना मिक्सचर बेटा पूरे अपने यहाँ पे, वो सब नॉन रिएक्टिव है। हाइड्रोजन हीलियम एक दूसरे से रिएक्ट अगर करेंगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेटा कितना है, n है मिक्सचर का, जिसमें n1 मान के चलिए ये आपका हाइड्रोजन का हो गया, और n2 मान लीजिए आप ये हीलियम का हो गया। अब हमारे पास बताइए बेटा एक ही चीज़ बचा हुआ ना, n इक्वल टू क्या बचा, PV/RT। क्या बचा बेटा, PV/RT। यही ना n हमारे पास बचा हुआ, PV/RT। इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे बेटा, प्रेशर दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ, टेम्परेचर दिया हुआ, यही n क्या होगा बेटा, इसका टोटल हो जाएगा। दिस वन इज द टोटल। अगर हमें नंबर्स ऑफ मोल्स मिल गए बेटा तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। अगर नंबर्स ऑफ मोल्स हमें मिल गए हैं बेटा तब तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे उसका मास कितना होगा। क्लियर हुआ बेटा, तो एक इक्वेशंस तो मुझे यहाँ से मिल गया, दूसरा इक्वेशंस हमें यहाँ से मिलना है। कैसे मिलना है आइए बेटा देखते हैं। 2 ग्राम ऑक्सीजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन बेटा, 2 ग्राम हाइड्रोजन हैज़ हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल्स, हैज़ मोल्स बेटा कितना, कितने मोल्स रखता है, 1। और इसका कितना होगा फिर, एमएस 2 ग्राम हाइड्रोजन कितना रखेगा बेटा, हाइड्रोजन कितना रखेगा, हाइड्रोजन बाई 2 हो गया बेटा। सेम इसी तरह से निकाल लें। 4 ग्राम हीलियम, 4 ग्राम हीलियम हैज़
हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल्स बेटा, 1 मोल। इसलिए हीलियम का मास हमने कितना लिया था, इतना मास कितना रखेगा बेटा, हीलियम का मास हमने ये लिया 4 ग्राम है, तो कितना हो गया बेटा, मास ऑफ हीलियम अपॉन 4 मोल्स। यानी बेटा अगर MH, अगर मास हाइड्रोजन का MH लिया, हीलियम का MH हीलियम किया हुआ है, तो मोल्स ये तो मास हो गया ना बेटा। और हमने क्या निकाला हुआ था, 2 ग्राम हाइड्रोजन हैज कितना मोल्स, दिस वन। तो हमें यही ना यहाँ पे रखना है बेटा, रख दें हम लोग। यहाँ से n की वैल्यू आपको लेनी है बेटा, यहीं कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो हम हाइड्रोजन का क्या नंबर्स ऑफ मोल्स आया बेटा इतने में, ये आया MH2 अपॉन 2 प्लस M हीलियम अपॉन 4, ये हमारा आ गया बेटा। नंबर्स ऑफ मोल्स हम यहाँ से निकाल लेंगे, P की वैल्यू, V की वैल्यू, T की वैल्यू रख देंगे, ये इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा बेटा, 2 मिल जाएगा। तो जब ये इक्वेशन हमें n की वैल्यू पता चल जाएगा तो मुझे तो बेटा इस इक्वेशन से हम लोग निकाल लेंगे ना। कैसे निकालेंगे, देखिए इस इक्वेशंस को हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। ये हुआ बेटा 2 हाइड्रोजन प्लस M हीलियम इंटू क्या हो जाएगा बेटा, 4 इंटू n। अब ये जो n की वैल्यू आएगी बेटा, इसको यहाँ पे रख देंगे तो हमें 2 इक्वेशंस मिल जाएगा। उस 2 इक्वेशंस में हम हाइड्रोजन और हीलियम का मास निकाल लेंगे। हमको तो लग रहा है बेटा कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सवाल। तो अभी तक बेटा हम लोगों ने बड़ा सिंपल सवाल टैकल किया हुआ था। मैंने सोचा एक न्यूमेरिकल जो है एटलीस्ट 10 न्यूमेरिकल एक सिंपल क्वेश्चंस लेके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश किया जा रहा है, राइट बेटा। उसके बाद फिर हम लोग जो है अगला फिर न्यूमेरिकल का जो है 10 पॉइंट्स हम लोग और लेके चलेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स का, जिससे हमारी चीज़ें और कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाएं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का क्लास होगा, अगेन वी विल कम विद द 10 क्वेश्चन। इसका जो हम लोग टाइटल लिखेंगे न्यूमेरिकल 10 के नाम से लिखेंगे, ठीक है बेटा। और जो हमने पहला वीडियो बेटा पोस्ट किया था, उस पहले वीडियो में क्या था ना कि वो एक हाथ से मोबाइल एक हाथ से लिख रहा था, तो वो विजिबिलिटी नहीं आ रही है। मेयर्स फार्मूला का हो जाए या दूसरे की भी विजिबिलिटी नहीं आ रही थी। प्रॉब्लम यही था कि वो एक हाथ से मोबाइल और फिर लिखना, उसकी वजह से वो विजिबल नहीं हुआ। तो वो दोनों क्लास वीडियो हम फिर से रीलोड करेंगे एक बार फ्रेश बना के बेटा। आई होप स्टूडेंट यू ऑल आर एंजॉइंग विद दिस। और मैं फिर कल पोस्ट करूँगा 10 न्यूमेरिकल्स का। टिल दैट बेटा, ओके गुड नाइट स्टूडेंट।